हेलो बच्चों, वेलकम टू जेपीजी सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेई सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर्स का कंसेप्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट। लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी वेक्टर एडिशन और बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखो, क्योंकि वहां के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आज हम उनको यूज करेंगे बहुत अच्छे से। आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में हम बहुत अच्छे से वेक्टर एडिशन सीख चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट सिंपल सा है, कोई भी हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, उनका अगर डॉट प्रोडक्ट लेना है तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर आप क्रॉस नहीं लगा सकते, वो हम क्रॉस प्रोडक्ट में लगाएंगे। ठीक है, और ए डॉट बी वेक्टर है ना, क्या होता है? वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कोस थीटा। और थीटा क्या है? इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो यहां पर को इनिशियल वेक्टर्स आपको है ना, को इनिशियल वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, और उनके बीच का जो एंगल तब बनेगा वो आपको लेना है। ऐसा नहीं कि आपने इस तरीके से ले लिया, मान लो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है और ये वाला एंगल ले लिया, ये रॉन्ग हो जाएगा। दोनों के दोनों एक पॉइंट से ही निकलने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो एंगल होगा वही यूज करना है। और ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से बनता है और किस तरीके से जनरेट होता है उसको हम देख लेते हैं ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ए वेक्टर है और एक ये बी वेक्टर है। तो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड उसका जो यहां पर है ना कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में, वो कितना होगा? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्टली वेक्टर ही लिख रहा हूं क्योंकि हम सिंपली वेक्टर बनाएंगे, यहां से यहां तक का वेक्टर, और साथ में आ जाएगा कोस थीटा। अगर मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो हम यहां पर सिंपली मॉडुलस लगा देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां से यहां तक का जो वेक्टर होगा वो श्योरली हमारे पास बी वेक्टर कोस थीटा होगा, ये एंगल थीटा है। ठीक है, थीटा के साइड में कंपोनेंट बी वेक्टर कोस थीटा। तो ये जो कंपोनेंट है इसका मॉड्यूलस और जो ये ए वेक्टर है जिस डायरेक्शन में हमने उसको है ना प्रोजेक्ट किया, उसका मॉड्यूलस, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिलता है डॉट प्रोडक्ट। क्लियर हो रही है बात? इस कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन और इस वेक्टर का है ना मॉड्यूलस का मल्टीप्लिकेशन। तो आपको इनका मॉड्यूलस का मल्टीप्लिकेशन करना है। ऐसा भी कर सकते हो कि ए वेक्टर का यहां पर कंपोनेंट ले लो कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर के डायरेक्शन में, और जो वो कंपोनेंट आएगा उसका मॉड्यूलस और बी वेक्टर का मॉड्यूलस आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डॉट प्रोडक्ट मिलने वाला है। क्लियर हुई बात? कोई से भी वेक्टर का और दूसरे वेक्टर का उस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, सिर्फ इतना सा करना है तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। देख रहे हो है ना, यहां पर ये जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना और कोस थीटा है, ये क्या है? ये इस कंपोनेंट का वैल्यू है ना, ये वेक्टर है, इसका मॉडुलस है। और ए वेक्टर का मॉडुलस अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमें डॉट प्रोडक्ट मिल रहा है। और ये जरूरत क्यों पड़ी है ना, फिजिक्स में जरूरत पड़ती है इसकी, आपको अगर याद हो, जब आपको वर्क डन निकालना होता है, सपोज ये एक ब्लॉक है और यहां पर ये हॉरिजॉन्टली ए वेक्टर डिस्प्लेस कर गया है। ठीक है, और यहां पर बी वेक्टर का फोर्स लग रहा है विद एंगल थीटा। तो उस केस में अगर आपको वर्क डन निकालना है तो क्या करते हो? एफ डॉट डी, याद है कि नहीं, या एफ डी कोस थीटा। तो एफ डी कोस थीटा या एफ डॉट डी, वो यही तो आइडिया है ए डॉट बी का। क्लियर हो रही है बात? तो ये आइडिया जो है वो वेक्टर्स फिजिक्स है ना, डॉट प्रोडक्ट फिजिक्स से जनरेट हुआ है। तो जिस तरह की जरूरत है क्रॉस प्रोडक्ट में भी हम देखेंगे कि किस तरह की उसकी एप्लीकेशंस है। तो वर्क डन यहां से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ठीक है, तो जो ये पोर्शन है ना हमने प्रोजेक्ट किया है, ये वाला वैल्यू, अगर आप यहां पर देखो, इसको अगर आप लेके आओगे, ठीक है, तो ये जो 90 बना रहा होगा यहां पर, तो ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? तो इसका वैल्यू कितना होगा? वैसे तो डायरेक्टली ये है, बट ये आता कैसे है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्शन आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है ना, बी
बी वेक्टर कोस थीटा का जो मैग्नीट्यूड होगा वही ये लेंथ होगी। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर ये बन जाएगा आपका सिंपली बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। सिर्फ इतना सा ही है प्रोजेक्शन का मीनिंग, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया होगा, वहां पर आपको यह बोला जाएगा कि भाई ए वेक्टर के डायरेक्शन में करो, तो इसलिए हमें ए वेक्टर कहीं ना कहीं से इंट्रोड्यूस करना होगा, है कि नहीं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम ए वेक्टर से है ना मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो क्या बना, ऊपर का क्या बना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, वो तो यही बन गया ए डॉट बी, है कि नहीं। तो यहां पर हम लिख देंगे ए डॉट बी और नीचे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, आप ये बोल सकते हो कि भाई हमें क्या करना है, सिंपली अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी चाहिए ऑन है ना ए वेक्टर, तो सिंपली उनका डॉट प्रोडक्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद जो जिस पे चाहिए था, किस पे चाहिए था, ए वेक्टर पे चाहिए था, है ना, इस पे चाहिए था प्रोजेक्शन, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। क्लियर हो रही है बात। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो, यहां पर अगर आप इसके मैग्नीट्यूड को है ना डिवाइड कर दो, ए वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो डॉट तो अलग ही रहेगा, ठीक है। तो मैंने बस यहां पर अलग से किया है और डॉट प्रोडक्ट है बीच में। तो ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेसिकली ए वेक्टर है ना, ए कैप का मैग्नीट्यूड, ए कैप है ना, और उसका डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर। तो इसका मीनिंग है कि आपको डॉट प्रोडक्ट करना है किसका, ए जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन चाहिए उसका सिर्फ आपको चाहिए यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर और उसी के मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया, तो वही क्या है, यूनिट वेक्टर, और जिसका प्रोजेक्शन चाहिए वो भी आपके पास है। तो अगर आपके पास ए वेक्टर ना दिया हुआ हो, उसका यूनिट वेक्टर दिया हुआ हो, तो डायरेक्टली आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर। क्लियर है। चलिए फिर आगे कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सभी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि क्वेश्चंस में ये बहुत ज्यादा यूज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव है, ठीक है। तो जब भी हम कुछ नया पढ़ते हैं, अलजेब्रा में पढ़ते हैं, मैट्रिसेस में भी हमने सीखा था, तो वहां पर ये सब कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिविटी है ना, ये सब है कि नहीं वो देखते हैं। तो कम्यूटेटिव है, और इसका फैक्ट क्या है कि भाई आप ए डॉट बी कर लो या बी डॉट ए कर लो, दोनों के दोनों आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, उनका मल्टीप्लाई और उनके बीच का एंगल ही है ना, और उसका कोस थीटा ही आने वाला है। तो ये आप क्लियरली देख सकते हो। और यहां पर जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर वेक्टर एडिशन। ये ध्यान रखना, वेक्टर एडिशन पे ही है ये। तो यहां पर आपके पास अगर ए डॉट है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, तो ए के साथ मल्टीप्लाई आप ए डॉट बी कर लोगे पहले, और फिर ए की मल्टीप्लाई आप है ना ए डॉट सी कर लोगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो यहां पर लेफ्ट साइड में हमारा ए वेक्टर था जिससे हमने डॉट लिया इस ब्रैकेट का, तो इसलिए इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी बोल दिया। और अगर ये राइट में लिखा हुआ है तो ये बन गया हमारा राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी। और यहां पर है बी वेक्टर सी वेक्टर है ना, तो ये वही है सिंपल, ए के साथ आप बी का डॉट ले लो है ना, बी डॉट ए ले लो या ए डॉट बी, एक ही बात है क्योंकि हमने बताया कम्यूटेटिव है। और यहां पर सी डॉट ए ले लो, तो यही आपका आंसर आने वाला है। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्लियर हुई, ओवर वेक्टर एडिशन। अब बात करते हैं कि अगर एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और उसमें अगर कोई एक स्केलर है ना m, तो फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। तो यहां पर पहले आप m की मल्टीप्लाई a से कर लो, फिर डॉट b से कर लो, या फिर m बाहर रखो a डॉट b कर लो, या फिर m b के साथ हो, है ना, क्योंकि वहां पर अल्टीमेटली हमें मैग्नीट्यूड ही मिलने वाला है। तो यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा m मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, इनफैक्ट ये स्मॉल a है, तो a वेक्टर b वेक्टर और बीच में जो भी उसका एंगल होगा कोस थीटा। क्लियर हो रही है बात। तो a m तो आने ही वाला है अलग से, और बाकी सब कुछ सेम ही रहने वाला है, ठीक है। यहां पर भी आप m अलग से रखो और ये आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर भी सेम ही आने वाला है। तो यहां पर जो स्केलर है उससे फर्क नहीं पड़ता है डॉट प्रोडक्ट में। और ये वाली प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, जो यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज में लिखने वाला हूँ। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको है ना, ये बार बार क्वेश्चंस में यूज करने को मिलेगी। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मीन्स सेम वेक्टर का अपने साथ ही मैग्नीट्यूड,
है ना, डॉट प्रोडक्ट सॉरी। तो यहां पर सपोज ए वेक्टर है और इसी के साथ हमें इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो अगर सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो उसके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, यहां पर थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है, क्योंकि सेम वेक्टर है, जैसे कोइंसिडेंट लाइंस होती है तो उनके बीच का एंगल कितना होता है 1 है ना, सॉरी 0 डिग्री। तो यहां पर आपको क्या करना है, इनका अगर आप डॉट प्रोडक्ट लिखो तो क्या बनेगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगेन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस 0 डिग्री। क्लियर हुई बात। तो कोस 0 कितना होता है 1 और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो वही यहां पर है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वेक्टर है ना, ए वेक्टर का स्क्वायर। तो यहां से आप इसको देखो, तो जब भी कहीं पर आपको ऐसे मिल जाए क्या, बी वेक्टर का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या लिखोगे आप, उसको लिखोगे बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्लियर हो रही है बात। तो यहां पर आपको सिंपली इतना ही लिखना है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जो कि है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। तो सेम वेक्टर्स के साथ लिया तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, लेकिन अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, चाहे मैग्नीट्यूड सेम हो या डिफरेंट हो, परपेंडिकुलर अगर वे हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। और ये बहुत ही ज्यादा आसान है समझना। सपोज एक वेक्टर ए है ना, और दूसरा वेक्टर सपोज इस डायरेक्शन में बी है, और हमने कुछ इस तरीके से बनाया है कि उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है, या ये भी कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है दैट मींस जो एंगल है वो कितना हो गया 90 डिग्री। और आपको पता ही है कि जो कोस 90 है वो कितना होता है 0, है कि नहीं। तो यहां पर अगर आप ए डॉट बी कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो उस केस में आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस 90 डिग्री, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है दैट मीन्स ये आ जाएगा 90 डिग्री, और कोस 90 कितना होता है, ये होता है हमारा 0। तो ए डॉट बी आ जाएगा सिंपली 0। इसको आपको ध्यान रखना है। तो जो भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, ठीक है, इस तरीके से एक है और एक ये ऊपर है, तो उस केस में हमारा जो उनका डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा 0। और जो सेम वेक्टर्स है, ठीक है, उनका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और इसी के साथ हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, जहां से हम आई डॉट जे है ना, ये सब सीखेंगे। तो आई डॉट आई जे डॉट जे है ना, और के डॉट के। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो आई है वो क्या है, एक्स डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। और जो जे कैप है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, और के कैप जेड एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर मींस उनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1। तो जब हम सेम एक्स एक्सिस में जो वेक्टर है उसका है ना, उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे सेम आई कैप के साथ, तो क्या हो जाएगा, इसी तरह का कुछ रिजल्ट बनेगा। और वहां पर मैग्नीट्यूड है ना, उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, और मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो जब भी हम आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के करते हैं कैप के साथ, तो हमारा वैल्यू आता है 1 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और यहां पर जब हम आई डॉट जे करते हैं, तो आई डॉट जे का क्या मीनिंग है कि भाई जो आई कैप है वो तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ठीक है, मान लो ये है आई कैप, और जो जे कैप है वो क्या है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में तो परपेंडिकुलर है, भाई एक्स ऐसे है तो वाई ऐसे है ऊपर की साइड। तो उस केस में हमारे पास आई डॉट जे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हमने अभी देखा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0। और उसी तरीके से जे डॉट के ले लो या फिर के डॉट आई ले लो, वहां पर आपको मिलने वाला है 0, ठीक है। और इसी की हेल्प से हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीखने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट ये प्रॉपर्टी नहीं है, आप प्रॉपर्टी की तरह याद कर सकते हो, है ना। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही है ये मेन। तो ए वेक्टर कुछ ऐसे हैं, A1 आई कैप, A2 जे कैप है ना, A3 के कैप। और जो बी वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से है। तो जो ये वैल्यूज है ना A1 A2 A3, ये क्या है, कंपोनेंट्स है। आई है ना, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितना है A1, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे कैप के साथ कितना है A2, के कैप के साथ कितना है A3। तो ये सब कंपोनेंट्स हैं। तो इसके फॉर्म में हम कैसे डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे उसका ये तरीका है। तो देखो यहां पर जो डॉट प्रोडक्ट है वो कैसे होगा, ए डॉट बी आपका हो जाएगा ये A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3
के कैप, और बीच में लगेगा डॉट, और ये आ जाएगा है ना B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। क्लियर हो रही है बात? तो यहां पर आपको इन दोनों का डॉट लेना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमने देखा था कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो यहां पर देखो A1 आई कैप का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो तीनों टर्म्स के साथ अलग अलग होगा। तो पहले जब हम B1 आई कैप के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप तो 1 बन जाएगा, तो ये बनेगा A1 B1, वही हमारा टर्म बन रहा है कि नहीं। लेकिन जब हम A1 आई कैप के साथ B2 जे कैप की मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर देखो आई कैप डॉट जे कैप, क्योंकि बीच में डॉट लगा हुआ है यहां पर, ठीक है। तो आई कैप डॉट जे कैप जब भी हम करने जाएंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो ये वाला टर्म इसके साथ 0 बन जाएगा, ये वाला टर्म जे है ना के कैप के साथ भी 0 बन जाएगा। जब हम A2 जे कैप कैलकुलेट करेंगे किसके साथ, B2 जे कैप के साथ, तो उस केस में हमारे पास A2 B2 सर्वाइव करेगा, अदरवाइज सारे के सारे और टर्म्स J डॉट आई कैप J डॉट है ना K कैप वो सब 0 हो जाने वाले हैं। सिमिलरली लास्ट टर्म हमें मिलेगा A3 K कैप के साथ B3 वाला, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि अगर आपको है ना डॉट प्रोडक्ट लेना है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, तो सिंपली आपको क्या करना है, उनके कंपोनेंट्स का ही मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर हो रही है बात? फिजिक्स में आई होप आप बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे, है ना। और यहां पर 0.8 अगर आप ध्यान से देखो, ये है सिंपली एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये मैंने प्रॉपर्टी के फॉर्म में ही सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो भी हमारे पास टॉपिक्स है वो प्रॉपर्टी के फॉर्म में मैंने बता दिया है आपको, बस इतना ही आप याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। और जो ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है इसमें कुछ नई बात नहीं है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो, ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा, है कि नहीं। तो यहां पर जो कोस थीटा है उसी की हेल्प से हम डॉट प्रोडक्ट में है ना एंगल निकाल सकते हैं कि नहीं बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अगर कोस थीटा हम निकाल ले तो क्या बन जाएगा, वो ए डॉट बी, और जो ये वाले टर्म है मैग्नीट्यूड वाले ये डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ तो वही है, तो कुछ भी अलग नहीं है इसमें, ठीक है। बस आपको ए डॉट बी आना चाहिए। तो अगर कंपोनेंट फॉर्म्स में आपके पास दिए हुए ए वेक्टर बी वेक्टर कुछ इस तरीके से, तो वहां पर आप A1 B1 A2 B2 A3 B3 ये तो कैलकुलेट कर ही लोगे, और डिनोमिनेटर में है सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस, ठीक है। तो मॉड्यूलस क्या है यहाँ पर देखो, A1 का स्क्वायर B1 है ना A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर और उसका रूट लेके, ये तो हम लास्ट क्लासेस में अच्छे से सीख चुके हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का, तो इसमें कुछ अलग बात नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और यहां पर हमारे पास लास्ट में ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टीज मान लो या फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मान लो, आइडेंटिटीज मान लो, है ना, आपको जैसे भी मानना है मान लो, लेकिन इनको याद रखना है, ठीक है। तो जैसे ये वाला है ये सबसे ज्यादा अच्छा है, ठीक है, फर्स्ट वाला इसको ध्यान से देखना है आपको। तो जब भी हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कुछ इस तरीके से। तो जब ये लिखा हुआ है ए के मैग्नीट्यूड है ना ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो उसको कैसे लिखा है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है कि नहीं। तो इसको भी हम क्या किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, फर्स्ट वाले को इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो जिसका भी मैग्नीट्यूड है और उसी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो ये वेक्टर जो भी होगा वही ये भी वेक्टर है, और उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ही मिलने वाला है, ठीक है, वो हम देख चुके हैं। लेकिन अगर आप इसको यहां से है ना कंपोनेंट वाइज है ना इस तरीके से स्प्लिट करो तो ये क्या बनेगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी के साथ करेंगे तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए के बी के साथ करेंगे फिर बी का डॉट ए के साथ करेंगे तो उसके समय क्या क्या मिलेगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए। और हमने बताया कि ये दोनों है ना प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो हम लिख सकते हैं 2a डॉट बी डॉट वेक्टर, है ना। तो यहां पर ये हो जाएगा ए है ना ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल कोस थीटा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप इस स्क्वायर को उधर लेके चले जाओ, ठीक है, तो उधर लेके चले जाएंगे तो रूट लग जाएगा। तो आपको अगर किसी भी टू वेक्टर्स के एडिशन का मॉड्यूलस चाहिए,
ठीक है, रिजल्टेंट भी इसको बोलते हैं कि दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। तो उस केस में आपके पास आ जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर, है ना, मॉडुलस का स्क्वायर, बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर 2ab cos थीटा। क्लियर हो रही है बात? तो उधर पे रूट ले लो तो आपको आपके पास रिजल्टेंट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको a माइनस बी के मॉडुलस का स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पर माइनस आएगा बीच में बस, है ना। तो आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ पर माइनस माइनस रहेगा, तो उस केस में आएगा माइनस ऑफ 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और यहाँ पर भी माइनस जनरेट होगा, तो यहाँ पर माइनस है सिंपली, और कुछ नहीं है। थर्ड आइडेंटिटी देखते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना, डॉट a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो जब आप ये करोगे, है ना, a वेक्टर का a वेक्टर के साथ, b वेक्टर का b वेक्टर के साथ, तो ये तो बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप ये करोगे ना a वेक्टर का b वेक्टर के साथ, तो ये आ जाएगा डॉट माइनस ऑफ a वेक्टर b वेक्टर प्लस यहां से आ जाएगा b वेक्टर a वेक्टर, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे a प्लस बी a माइनस बी करते थे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, याद है कि नहीं अलजेब्रा में। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, यहां पर है अगर आपके पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉडुलस आ गया a वेक्टर के मॉडुलस प्लस b वेक्टर के मॉडुलस के इक्वल, उस केस में हम बोलेंगे कि भाई जो a वेक्टर और b वेक्टर है वो पैरेलल है। ठीक है, ध्यान से देखो प्रॉपर्टी, अगर हम टू वेक्टर्स को ऐड करके उनका मॉडुलस कैलकुलेट करें और वो इंडिविजुअल मॉडुलस के इक्वल आ जाए, है ना, उनके समेशन के, तो हम बोलेंगे कि दोनों के दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। तो कैसे देखें इसको हम इसी की हेल्प से देखते हैं। तो जो ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है ना, इसमें सिंपली आपको दोनों साइड स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, तो ये क्या है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉडुलस, तो इसका भी स्क्वायर कर दो, और जो राइट हैंड साइड में है उसका भी आप स्क्वायर कर दो। तो ये तो फॉर्मूला वाइज देखेंगे, बाद में हम इसको ज्योमेट्रिकली भी समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 2a, है ना। यहां से क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी के, है ना, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहां पर है ये कोस थीटा के साथ, और जो राइट हैंड साइड में बनेगा वो क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, है ना। ये तो सिंपल स्क्वायर है, दो क्वांटिटीज का, इसको मान लो a, इसको मान लो b अलग से। ठीक है, तो ये सिंपल स्क्वायर है क्योंकि अंदर मॉडुलस लिखा हुआ है, तो यहां पर कुछ भी डॉट वगैरह की बात हम नहीं करने वाले हैं। तो ये आ जाएगा 2ab, है ना, का मॉडुलस। तो यहां से देखो दोनों साइड से ये कैंसिल हो गया है, और इधर पे बचा 2ab और यहां पर भी बचा 2ab। ठीक है, इसको अगर हम कॉमन ले ले तो ये बनेगा 2ab, है ना, और यहां से आ जाएगा आपके पास कोस थीटा -1। क्लियर हो रही है? तो ये वाला तो हमारा नॉन जीरो ही होगा, कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड रहेगा ही, है ना। और कोस थीटा अगर आपके पास 1 है, तो कोस थीटा 1 कब होता है, जब उनके बीच का एंगल 0 हो, है कि नहीं। तो 0 डिग्री पे अगर आपका एंगल है, दैट मीन्स वो दोनों के दोनों पैरेलल हैं। जैसा हमने ओवरलैपिंग वेक्टर्स में देखा था, यहां पर कुछ, है ना, इस तरीके से दोनों के दोनों वेक्टर्स ही हैं। तो यहां पर देखो, ये अगर हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है, तो ये वेक्टर सपोज a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, तो इनके अगर मॉडुलस का, है ना, पहले ऐड करके उनका मॉडुलस निकालोगे या फिर अलग अलग मॉडुलस निकाल के ऐड करोगे तो आपका सेम ही आने वाला है। और आप इसको एक और तरीके से देख सकते हो, मान लो एक वेक्टर है और इसी के टिप पे एक दूसरा वेक्टर है, तो ये भी तो पैरेलल ही, हमने फर्स्ट लेक्चर में अपने बात करी थी। ठीक है, तो जो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं वो भी पैरेलल ही होते हैं, क्योंकि हम फ्री वेक्टर्स की बात करते हैं मैथ्स में, तो वो एक दूसरे से, है ना, मूव हो सकते हैं। ये मानो कि ये वाला जो बी वेक्टर है उसको मैंने इस टिप पे बना दिया। ठीक है, तो ये सपोज ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ऐड करेंगे तो ऐसे ही ऐड हो जाएगा, सिंपली, है ना। तो ये वेक्टर मिलेगा हमें ऐड करके और उसका मैग्नीट्यूड आएगा ये, और जब अलग अलग का मैग्नीट्यूड करेंगे, इतना मैग्नीट्यूड और फिर इतना मैग्नीट्यूड अलग से, तो वो भी ऐड करके सेम ही आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फिफ्थ वाली। तो यहां पर अगर आपके पास मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो, है ना, दो वेक्टर्स के एडिशन का, और वो मिल जाए अलग अलग के, है ना, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो उस केस में आप जान लेना कि वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है।
ठीक है, कैसे देखें तो फर्स्ट वाले से इसको कंपेयर करो, लेफ्ट हैंड साइड में सेम लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में एक टर्म मिसिंग है, ये लास्ट वाला। ठीक है, ये लास्ट वाला क्यों मिसिंग है, क्योंकि हमारा जो अब क्योंकि ये मिसिंग नहीं है, मींस ए वेक्टर बी वेक्टर तो कुछ ना कुछ है, तो ये तो हमारा जीरो नहीं है यहां पर, लेकिन हमारा ये वाला टर्म जीरो है। और मैंने बताया था कोस थीटा जीरो कब होगा, जब वे दोनों के दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो इस केस में हम एज्यूम कर लेंगे कि ये वाले है ना वेक्टर्स दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब देखते हैं सिक्स वाला प्रॉपर्टी या सिक्स वाला आइडेंटिटी। तो यहां पर सिंपली क्या है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, तो वो भी आपके दोनों के दोनों वेक्टर्स है ना परपेंडिकुलर है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो इन दोनों से कंपेयर कर सकते हो, दोनों साइड स्क्वायर करके। तो दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दोगे, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड मीन्स ये वाला टर्म, और इसका भी स्क्वायर करोगे तो ये वाला टर्म राइट हैंड साइड, तो उस केस में ये तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सर्वाइव कौन करेगा, ये वाले दोनों के दोनों टर्म्स। ठीक है, एक साइड लाकर उनको देखोगे तो आपको दिखेगा कि जीरो बन जाएगा, और उस केस में आपके पास कोई और सिचुएशन नहीं बचेगी, आपको कोस थीटा को ही जीरो मानना होगा, देखना होगा, क्योंकि ये तो नॉन जीरो वेक्टर्स ही होंगे। और उस केस में जब कोस थीटा जीरो होगा दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये आप एक एक्सरसाइज के तरीके से देख भी सकते हो। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा, इतना ही आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानना है। और अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस जिनमें हम इन सारे के सारे टॉपिक्स का जिनको हमने डिस्कस किया है बहुत डिटेल में उनको अच्छे से यूज करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमने अभी तक सीखा है उनकी हेल्प से कैसे सोल्व करेंगे। तो यहां पर है ए बी सी है ना, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स मींस ए के साथ जो बी है वो भी परपेंडिकुलर है, बी सी के साथ परपेंडिकुलर है, और ए सी के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो म्यूचुअली है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, ये अनदर इंफॉर्मेशन है, वाओ इक्वल मैग्नीट्यूड है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर और a प्लस बी प्लस सी वेक्टर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है वो एंगल है हमारे पास थीटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। तो कोस थीटा हमने कैसे सीखा है कैलकुलेट करना, अभी तो देखा था एक फॉर्मूला है कि नहीं, यहां पर है कोस थीटा क्या होगा, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर में उन दोनों का मैग्नीट्यूड। ठीक है, वही हमारा थीटा हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा इनफैक्ट। ठीक है, तो फिर उसकी हेल्प से हम थीटा भी निकाल लेंगे। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है बात, तो यहां तक तो क्लियर है। ठीक है, यहां पे आप इसको सोल्व करने की कोशिश कर सकते हो भी जाएगा, लेकिन इसके लिए मैं अलग से एक चीज बताता हूं। हमें पता है कि भाई तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर और इक्वल मैग्नीट्यूड हैं, क्या हम इनको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ मान सकते हैं? चलिए देखते हैं। अगर हम लेट कर ले कि जो ए वेक्टर है वो आई कैप है, ठीक है, बी वेक्टर जो है वो जे कैप है, और जो सी वेक्टर है वो के कैप है, तो क्या ऐसा मान सकते हैं कि नहीं? अब भाई हमें पता है जो आई जे होता है वो आपस में परपेंडिकुलर होता है, आई है ना आई कैप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और वो जे कैप वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, और इनका मैग्नीट्यूड भी तीनों का इक्वल है ना, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है। तो ऐसे तो कैलकुलेट कर सकते हो आप। ठीक है, तो अगर आप यहां से करना चाह रहे हो तो क्या करोगे, ए डॉट ए, ठीक है, तो ए डॉट ए हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और ए डॉट बी आपको पता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो वहां पर एंगल 0 है ना 90 है, तो दैट मीन्स ए डॉट बी हो जाएगा 0। उस तरीके से भी जा सकते हो, बट मैं इसको प्रीफर करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारी कंडीशंस जो क्वेश्चन में है उसको फुलफिल कर रहा है, और क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाने वाला है। तो ए वेक्टर को हम क्या लिख देंगे, आई कैप, है ना, और इसका डॉट लेना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ध्यान रखना है जब भी इस तरीके से आप एज्यूम कर रहे हो तो उस केस में आपको क्या करना है, यह ध्यान रखना है कि जो भी कंडीशन है वो वायलेट नहीं होनी चाहिए, उनको आपको कहीं पर भी तोड़ना नहीं है, जो भी गिवन है ना। तो यहां पर आई प्लस जे
प्लस के का मैग्नीट्यूड चाहिए। बस इतना सा आसान काम है। तो आई कैप है ना, इसका डॉट प्रोडक्ट जब आई प्लस जे प्लस के साथ लोगे तो सिर्फ आई वाला टर्म ही सर्वाइव करेगा, बाकी तो हमारे सर्वाइव नहीं करेंगे। तो ऊपर तो आ जाएगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना हमें पता है, यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही हो जाएगा, है ना। और आई प्लस जे प्लस के तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1/√3 और ये क्या चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में कोस थीटा। तो यहां से हम जो थीटा है वो क्या बता सकते हैं कि भाई थीटा होगा कोस इनवर्स ऑफ 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 ऐसे डायरेक्टली तो नहीं पता होता है एंगल, तो इस तरीके से जो आइडिया है उसको पकड़ो। आइडिया ये है कि अगर आपके पास कुछ कंडीशन है तो उसको आप इस तरीके से एज्यूम करके यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर हमारे पास जेईई मेन का क्वेश्चन है और इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि एक ट्राइंगल है भाई एबीसी, उसके अंदर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तीनों साइड का और पूछा गया है प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, किस वेक्टर का, बी ए वेक्टर का बी सी वेक्टर पे कितना होगा। प्रोजेक्शन हम देख चुके हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर एक जो एक्स्ट्रा चीज है वो क्या है, ट्राइंगल लेना है एबीसी। सपोज हमारे पास कुछ ट्राइंगल है तो जो 3 है वो बीसी वो सबसे छोटा है, सपोज ये 3 है और सी ए है और बी ए है। तो मान लो ये बी है और ये सी है, ठीक है, और ए कहीं यहाँ पर होगा तो बी ए हमें छोटा चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं। तो मान लो ये बी ए है और ये 7 है, ठीक है। तो पहले है हमारा बी सी वैक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3, है ना। और फिर है सी ए वैक्टर, तो सी ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 5 है। ओके, इसको चेंज कर देते हैं और यहां पर बन जाएगा ये 5, ठीक है। और जो हमारे पास बी ए वैक्टर है, बी ए वैक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 7। क्लियर है। तो ये मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिए हैं वहां पर। तो अब हमें क्या चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ए। तो ये जो बी ए वैक्टर है उसका प्रोजेक्शन चाहिए बी सी वैक्टर पे। तो जो ये एंगल है ये हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम उसका प्रोजेक्शन निकालेंगे, ठीक है। या फिर हम दूसरा क्या काम कर सकते हैं, तो प्रोजेक्शन के लिए मैंने 2 तरीके बताए हैं। एक तो आप ऐसा करो कि बी ए वैक्टर के साथ, है ना, बी ए वैक्टर का बी सी वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो, बी ए वैक्टर डॉट बी सी के, है ना, कैप के साथ। या फिर आप ऐसा करो सिंपल, जो स्ट्रेट अवे जो तरीका है वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ए वैक्टर ऑन बी सी वैक्टर। क्या बताया था, दोनों का डॉट ले लो, तो बी ए वैक्टर का डॉट, ठीक है, बी सी वैक्टर का डॉट डिवाइड बाय जिस पे लेना है उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो हमें क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो भी क्या है, वो है सिंपली हमारे पास बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, कोस थीटा और डिवाइड बाय बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये भी कैंसिल, और ये तो मैंने डायरेक्टली बताया था कि कैसे हम प्रोजेक्शन देखते हैं। सब कुछ रिकॉल हो रहा है कि नहीं, चाहे आप फॉर्मूला से आ जाओ, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली यहां से बोल दो कि भाई जो इसका प्रोजेक्शन होगा बी सी वेक्टर की डायरेक्शन में वो होगा बी ए कोस थीटा, ठीक है। बी ए का मैग्नीट्यूड कोस थीटा और बी ए का मैग्नीट्यूड कितना है 7 इंटू कोस थीटा। तो जो हमारा फाइनली बचा हुआ है काम, वो बचा हुआ है कि जो कोस थीटा है वो कितना होगा, और यहां पर थीटा क्या है, ये वाला एंगल, ठीक है, बी वेक्टर बी एंगल, ठीक है। और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहां पर आपको जाना होगा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स पे, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स पे आपने क्या सीखा था, वहां पर सीखा था कि अगर आपको कोस बी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या करो, जो ये बी है उसके अपोजिट में ये बी है, और जो ये ए है इसके अपोजिट में ये ए है, और जो ये सी है इसके अपोजिट में ये सी है, ठीक है। याद है कि नहीं। तो कोस बी यहां पर हमारा हो जाएगा सिंपली ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय, है ना, ये हो जाएगा 2ac। क्लियर है। तो ए स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2ac, ए कितना है 3 और सी है हमारे पास 7, तो ये हो जाएगा 21 और 2 है तो 42। क्लियर है। तो यहां पर देखो बस सिंपली माइनस करना है आपको। अब तो यहां से 49 में से 25 माइनस करोगे तो 24 और ये 9, तो ये बच जाएगा 33/42।
ठीक है, और ये बस यहाँ पर रख दो। तो ये जो b है थीटा है इसको आप सेम ही मानो, ठीक है। तो कोस भी आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में। इसको आप रिजल्टेंट से भी है ना डिस्कस कर सकते थे, तो वहां से भी कर सकते हो जब आप वेक्टर्स का है ना डिस्कशन करते हो। तो इस केस में आपको क्या करना है, सिंपली 7 इंटू कोस थीटा या कोस बी, तो ये हो जाएगा 33/42। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कैंसिल होके ये 6, तो ये आ जाएगा 33/6 या फिर 3 से डिवाइड कर दो तो 11/2। क्लियर हो रही है बात? तो 11/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपली आपको जो प्रोजेक्शन है वो तो आइडिया सिंपल है कि भाई जो भी जिसका भी प्रोजेक्शन लेना है, जिस डायरेक्शन में लेना है ना, जो भी थीटा है उसके कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बस यहाँ पर अलग से क्या था कि ये जो एंगल है वो आपको कोस बीटा है ना, कोस बी निकालते आना चाहिए, तो आप जे मेंस का आराम से क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर है, ये भी जेईई मेन में पूछा गया 2019 में। तो यहाँ पर बोलेगा कि एक ए है, बी है और सी है, ठीक है। ये वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल है, ठीक है। और जो एम है वो मिड पॉइंट ऑफ एसी है। ओके, तो कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ बहुत करना होता है वेक्टर्स में। तो ये सपोज ए है, ये सपोज बी है और ये सी है। तो जो ए बी सी है वो तो हमें पता ही है क्या उनके कोऑर्डिनेट्स है, बट जो ये एम है ये नहीं पता है, बट ये पता है कि ये मिड पॉइंट ऑफ ए सी है, ठीक है। तो जो ए कोऑर्डिनेट है वो 3 0 और -1 है। बी कोऑर्डिनेट कितना है 2 10 और 6, और सी है हमारे पास 1 2 और 1, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा आराम से, वो तो हम सीख चुके हैं अच्छे से प्रीवियस लेक्चर्स में। ये हमारे पास जो आगे बोला गया है वो है G डिवाइड्स BM इन द रेशियो 2:1। तो यहां पर जो B और M है, B क्या है मिड पॉइंट ऑफ एसी, तो ये जो बना है इसको है ना G, हाँ यहाँ पर इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:1। सपोज यहाँ पर G है और ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 1, ठीक है। तो यहां पर तो हमें पता है देन कोस ऑफ एंगल GOA है ना, GOA मींस गोवा दिख रहा है यहाँ पर। तो एंगल GOA, एंगल गोवा कैलकुलेट करना है। तो सिंपली जो ये G है और यहां पर दिया हुआ है कि जो O है वो ओरिजिन है, ठीक है। तो ओरिजिन भी कहीं ना कहीं होगा। तो सपोज हमारे पास यहाँ पर कहीं ओरिजिन है अलग से। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो कहीं अलग होना चाहिए, ठीक है। तो उस पे मत जाओ, आप सिर्फ आइडिया को देखो। आइडिया क्या है, मान लो यहाँ पर कुछ ओरिजिन है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम G को कनेक्ट कर दें, तो G को अगर कनेक्ट कर देंगे तो हमें OG वेक्टर मिलेगा, या फिर उसको बोल सकते हैं पोजिशन वेक्टर ऑफ G। क्लियर है? और अगर हम A को भी कनेक्ट कर दें, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो यहां पर जो ये वेक्टर मिला, ये क्या मिला, ये मिला हमारे पास OA वेक्टर, या फिर इसको बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो अब जो ये G है ना, और O है और A है, तो ये जो GOA है अगर यहां पे भी हम इसको कनेक्ट कर दे तो यही तो बनेगा हमारा GOA एंगल थीटा। क्लियर हो रही है बात? तो GOA एंगल जो ये है थीटा, यही हमें फाइंड आउट करना है। और ये फाइंड आउट करना तो बहुत आसान है। कैसे भाई, जो OG वेक्टर है वो फाइंड आउट करेंगे और जो OA वेक्टर है वो फाइंड आउट करेंगे, उनके बीच का एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, तो वही एंगल हमारा रिक्वायर्ड एंगल होगा, एंगल गोवा, ठीक है। तो यहां पर आपको सबसे पहले G फाइंड आउट करना है ना। G के लिए क्या करना होगा, आपको M फाइंड आउट करना होगा। तो बैक प्रोसेस में जाएंगे, ठीक है। तो M क्या है, मिड पॉइंट ऑफ दिस है, तो मिड पॉइंट यहां से क्या आ जाएगा, सिंपली देखो 3 + 1 4/2, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। और 0 + 2/2, तो ये आ जाएगा 1, -1 + 1 ये हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। मिड पॉइंट आ गया। अब यहां पर जो G है वो कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपके पास रेशियो गिवन है, ठीक है। तो G आपका क्या आएगा देखते हैं यहाँ पर। तो जो 2 है, 2 की मल्टीप्लाई उनमें करनी है और 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करनी है। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी 4 और 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 से होगी, तो ये भी 2, तो ये बन जाएगा 4/4 + 2, ठीक है, /3। और यहाँ पर 2 से 3 क्यों, क्योंकि 2 + 1 है 3, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 10 से होगी तो 10 और डिवाइड में 3। और यहाँ पर जो 6 है, 6 की मल्टीप्लाई 0 से होगी वो तो 0, और 2 की मल्टीप्लाई 0 से होगी और
1 की मल्टीप्लाई 6 से होगी तो ये आ जाएगा 0 + 6 और ये भी डिवाइड में 3। तो ये आ गया आपका जी कोऑर्डिनेट। तो ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो बिल्कुल जैसे हम है ना 2D ज्योमेट्री में करते हैं वैसे ही करते हैं, बस यहाँ पर ये जेड कोऑर्डिनेट भी हमारे पास होता है, ठीक है, उसी का एक्सटेंशन है बस। तो यहाँ पर 4 + 2 6/3, तो ये 2, ये बन जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये है हमारे पास 2, ठीक है। तो जी कोऑर्डिनेट आ गया है। इससे हम क्या कर सकते हैं, ओजी वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं? यही तो हमें चाहिए, ओजी वेक्टर, तभी तो हम उनके बीच का एंगल निकालेंगे। तो ओजी वेक्टर क्या होगा, मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ जी। वो तो बहुत ही आसान है, इनमें आई कैप जे कैप के कैप लगा दो, ये बन जाएगा आपके पास 2i + 4j + 2k कैप, ठीक है। वाओ, ओजी वेक्टर आ गया है। अब हमें और क्या चाहिए, ओए वेक्टर। वो तो हमारे पास पहले से ही था, मतलब ए कोऑर्डिनेट तो था ही, तो इसको लिख सकते हैं हम ओए वेक्टर 3i, जे कंपोनेंट के साथ तो 0 हो जाएगा, माइनस है ना के कंपोनेंट के कैप। तो ये आ गया है ओजी वेक्टर, ओए वेक्टर। बस अब इनके बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। तो कोस थीटा, इनफैक्ट एंगल नहीं, कोस ऑफ दैट एंगल, ठीक है। तो कोस ऑफ दैट एंगल क्या हो जाएगा, ओए वेक्टर डॉट ओजी वेक्टर डिवाइड बाय ओए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ओजी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ओए वेक्टर डॉट ओजी वेक्टर क्या है, ओए वेक्टर हमारे पास यहां पर है 3i - k और डॉट के साथ है हमारे पास ओजी वेक्टर 2i + 4j + 2k कैप, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इनका मैग्नीट्यूड। तो ओए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो यहां पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + 1 और यहां पर आ जाएगा ओजी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा 4 + 16 + 4। क्लियर हो रही है बात? अब बस इसको थोड़ा सा और सोल्व करना है। तो यहाँ पर 3i की होगी 3 है ना 2i के साथ, तो ये 6, जे कैप तो यहाँ पर है ही नहीं तो ये तो 0 बन जाएगा, और यहाँ पर जो के कैप के साथ होगा वो आ जाएगा -2 और डिवाइड में आ जाएगा, ये तो बनेगा 10 √10 और ये कितना बनेगा, देखो 16 4 20 24, ठीक है। तो इनमें से हम निकाल लेते हैं कुछ कुछ कॉमन, ये बन जाएगा ऊपर 4, इसको स्प्लिट करेंगे तो कितना बनेगा, √2 √5, ठीक है। और 24 को अगर स्प्लिट करेंगे तो कैसे निकलेगा, यहां से एक है ना 2 निकल जाएगा बाहर, तो यहां से अगर 2 निकलेगा, इनफैक्ट यहां से मिलेगा 2 √2 एंड √3, ठीक है। तो इनटू में 2 √2 एंड √3, तो ये वाला जो √2 और √2 है ये भी 2 बना देगा, और ये 2 है इससे 4 कैंसिल, और ये बन जाएगा 1/√15। तो जो कोस थीटा है वो आ जाएगा हमारे पास 1/√15। क्लियर हो रही है बात? कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यस बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एलिमेंट्री वाइज सोचना है। तो सबसे पहले हमने फिगर देखा, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता थे, वहां पे से हमने m और g देखा, और इतना देख ले कि भाई जो हमें चाहिए वो कहां से आएगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर निकालने पे, तो g है ना g का जो कोऑर्डिनेट है वो निकाल लो आप, और उसके बाद तो हमें क्लियरली पता ही है कि एंगल कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स में, जो हमने आज सीखा है। आज जो यहाँ पर यूज किया है कोस थीटा, यही सीखा है, ठीक है। इसके पहले का जो ये सब इंफॉर्मेशन है वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर नहीं देखे तो जाकर देखो अच्छे से, वहां पर आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेन का है। लेट ए वेक्टर बी वेक्टर बी 2 वेक्टर्स, और ये कंडीशन गिवन है, इस तरीके से है, ये 2 वेक्टर्स है ना, और बोला गया है कि इनके बीच का जो एंगल है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वो है हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। तो जब भी हम a डॉट बी निकालेंगे तो वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos 60 पुट कर देंगे, क्लियर है। और 1/8 ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, मींस इसका जो मैग्नीट्यूड है इस पूरे का, ठीक है, 1/8 ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 1, इज अ यूनिट वेक्टर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यहां से जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 8। क्लियर हो रही है बात? तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 8 होगा तभी तो 8 से 8 कैंसिल होके वो यूनिट वेक्टर बनेगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखे 1 है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया, और पूछा क्या गया है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वाओ, यहाँ पर 2 ही वेक्टर इन्वॉल्व है, एक तो ए वेक्टर बी वेक्टर, एक का मैग्नीट्यूड दे दिया, एक का पूछा है, और एंगल भी दे दिया, और ये कंडीशन भी है, इतना सब कुछ तो गिवन है, और क्या चाहिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे,
ठीक है। स्क्वायर करके उनका डॉट वगैरह सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, ठीक है, इक्वल्स टू में दोनों साइड मैंने स्क्वायर लेके है ना उनको स्प्लिट करके लिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 3a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है। तो यहां पर बस इनको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा। अब देखो जब हम ये करेंगे 2a वेक्टर तो ये बन जाएगा 4a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये करेंगे तो क्या बन जाएगा 9b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यही तो हमें चाहिए। और यहां पर जब 2 के साथ 3b के साथ करेंगे है ना 2a के साथ, तो ये बन जाएगा 6a डॉट b, और यहां से भी आएगा 6a डॉट b, तो ये बन जाएगा 12a वेक्टर डॉट b वेक्टर। क्लियर है। यहां पर देखो क्या क्या बनेगा, तो यहां से बन जाएगा 9a वेक्टर का स्क्वायर है ना मैग्नीट्यूड प्लस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस यहां से देखो ये इसके साथ जाएगा तो 3ab और b 3a, तो ये बन जाएगा टोटल में 6a डॉट b। क्लियर हो रही है बात। तो यहां पर देखो 4a और ये है 9a, तो इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा -5, और मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर है तो यहां से आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। क्लियर है। प्लस इसको देखो और इसको देखो तो इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 8 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर है ना, और यहां पर देखो 12ab है और यहां पर 6ab है, तो क्या करेंगे उसको भी इधर ले आएंगे तो कितना बचेगा 6ab, लेकिन हम a डॉट b ना लिख के उसको भी मैग्नीट्यूड में स्प्लिट कर लेंगे। 6a वेक्टर है ना और b वेक्टर और बीच में कोस और कितना है 60 डिग्री। क्लियर हो रही है बात। तो यहां पर जो 60 डिग्री है वो मैंने कोस थीटा में पुट कर दिया। कोस 60 कितना होता है 1/2, तो यहां से 1/2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहां पर कुछ कुछ कैंसिल कर लेते हैं, तो जो हमें पता है इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 8, ठीक है, हमें पता ही है मैग्नीट्यूड, तो 8 हम कैंसिल कर देते हैं सभी साइड, तो 8 यहां से कैंसिल, 8 यहां से कैंसिल और 8 यहां से कैंसिल होके 8 बचेगा है ना, कॉमन लेके उधर 0 बना दो, ऐसे सोच लो। तो यहां पर 8 बचा तो ये बन गया -40, यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर यही हमें चाहिए, और यहां से जो कोस 60 है ये कितना है 1/2 है, ठीक है, तो 1/2 से ये 6 जाएगा 3 टाइम्स, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल्स टू 0। क्लियर है। तो यहां पर अगर आप ये आपको ये क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां से आप इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड -40 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 40 आ जाए और माइनस करके 3 आ जाए, तो सिंपली आपको 8 और 5 मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां से मिल जाएगा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ b है ना, और ये मिल जाएगा माइनस इनफैक्ट +8 है ना, और ये आ जाएगा -5 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। इसका फैक्टराइजेशन करोगे यही आने वाला है, तो आपको दो टर्म्स मिलने वाले हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज -8 और 5। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना नेगेटिव तो होगा नहीं, तो हम क्या ले लेंगे 5 ले लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, बेसिक चीज यही थी, बस इसको हमने स्प्लिट करके थोड़ा एक्सपेंड किया और ये वाली इंफॉर्मेशन थी उसको भी यूज कर लिया बाद में। तो यहां से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आप बहुत अच्छे से सोल्व करना जानते हो, और ये आपके डायरेक्ट नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 5 आपका आंसर होगा और ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो अगर हमारे पास एक वेक्टर है बी वेक्टर, तो उसका ए वेक्टर के अलोंग कितना कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो ये पहली चीज हम डिस्कस करेंगे, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, और कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर कितना आएगा, ठीक है। तो ए वेक्टर के अलोंग अगर मैं नाम दे दूं, सपोज ये है हमारे पास b1 वेक्टर, ठीक है, और जो ये है सपोज इसको जब इधर लेंगे परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ये है सपोज b2 वेक्टर, ठीक है। तो हमें बताना है कि b1 वेक्टर और b2 वेक्टर कितना होगा। तो हमने देखा ही था कि जो b1 वेक्टर है वो प्रोजेक्शन ही है एक तरीके से, ठीक है। तो जो b1 वेक्टर है वो क्या देखा था हमने, प्रोजेक्शन है ना, और ए वेक्टर,
वो आया था हमारा a डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, ठीक है। तो ये आया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन आई थी। लेकिन हमें इसकी डायरेक्शन भी चाहिए क्योंकि हमें b1 वेक्टर चाहिए, ना कि सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो इस डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, a कैप लिख देंगे बस सिंपली, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड है और ये उस वेक्टर का डायरेक्शन है, b1 वेक्टर का। तो बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है हमें। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये है हमारे पास a डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। वही तो हमारा a कैप होता है, याद है कि नहीं। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको लिख सकते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय a मैग्नीट्यूड, है ना, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और बाहर लिख सकते हैं a वेक्टर। तो यही फॉर्मूला आपको यहां पर भी दिख रहा होगा, ठीक है। कैसे आया ये समझ में आ गया कि नहीं। तो ये जो b1 वेक्टर है इसमें क्या है, दो कंपोनेंट्स हैं। ये तो हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑफ b वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर या फिर अलोंग a वेक्टर, और ये क्या हो गया है, ये हो गया हमारा, है ना, डायरेक्शन। ऑलराइट, अब हमें ये भी डिस्कस करना है कि परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखो, ये बहुत ज्यादा इजी है समझना कि भाई दो वेक्टर हैं, है ना, उन्हीं को ऐड करके हमें बी वेक्टर मिल रहा है, क्योंकि हमने बोला कि बी वेक्टर को स्प्लिट किया इस डायरेक्शन में तो b1 मिला, ठीक है। उसके अलावा जो उसका कंपोनेंट बचेगा वो इधर मिलेगा b2 के वेक्टर में, है ना। तो आपको फिजिक्स से भी आइडिया ही होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं b वेक्टर इक्वल्स टू b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर। तो b1 वेक्टर हमारे पास ऑलरेडी है, हमें चाहिए b2 वेक्टर, तो b2 वेक्टर आ जाएगा सिंपली b वेक्टर माइनस b1 वेक्टर। तो जो भी बी वेक्टर में से b1 को हटाने के बाद बचा वो हमारा b2 वेक्टर है, तो वही हमारा कंपोनेंट आ जाएगा b वेक्टर माइनस ऑफ, ये तो हमारा अलोंग a था, है ना, ये वाला टर्म, और यही हमारा हो जाएगा b2 वेक्टर, ठीक है। तो जब भी अलोंग की बात होती है उस केस में हम ये कैलकुलेट करेंगे, जब भी परपेंडिकुलर की बात होती है उस केस में ये कैलकुलेट करेंगे। चलिए एक एग्जांपल के तरीके से देखते हैं ना कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी जेईई मेन में पूछा जा चुका है, तो देखते हैं क्या क्या गिवन है। लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम सच दैट AB वेक्टर इज Q एंड AD वेक्टर इज P वेक्टर, एंड जो एंगल BAD है दैट इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। इफ R वेक्टर इज द वेक्टर दैट कोइंसाइड्स विद द एल्टीट्यूड डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टेक्स B टू द साइड AD, ठीक है, देन R वेक्टर क्या होगा। तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं ABCD, सपोज कुछ इस तरीके से है पैरेललोग्राम, तो ये A है, ये सपोज B है, ये C है, ये D है, ठीक है। तो यहां पर और क्या गिवन है, जो AB वेक्टर है वो तो हमारे पास Q वेक्टर है, ठीक है, मार्क कर लेते हैं जो भी इंफॉर्मेशन है। जो AD वेक्टर है वो हमारे पास P वेक्टर है, ठीक है। और जो एंगल BAD है, BAD, ये हमारे पास जो भी थीटा है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट मींस 90 से कम है, ठीक है, दिख ही रहा है 90 से कम है। देन जो R वेक्टर है वो कोइंसाइड करता है B से, है ना, और बोला गया है कि वो परपेंडिकुलर है, और बोला गया है कि वर्टेक्स B से वो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मींस AD पे ही होगा, ठीक है, टू द साइड AD। तो कुछ इस तरीके से हमारा एल्टीट्यूड बनेगा, एल्टीट्यूड मींस वो परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर AD पे फ्रॉम वर्टेक्स B। क्लियर हो रही है बात। तो यहां पर जो ये वेक्टर बना है B से यहां तक, ये बना है हमारा R वेक्टर, ठीक है। इसी वेक्टर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी है कि इनमें से कौन सा वेक्टर, है ना, सही होगा इन टर्म्स ऑफ PQ वेक्टर, ठीक है। डॉट ले लो, कैसे भी ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो, कैसे भी ले लो, बट हमें चाहिए R वेक्टर बस, ठीक है। तो आप देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर ये है Q वेक्टर और ये है हमारे पास P वेक्टर, ठीक है। तो ये जो R वेक्टर है ये क्या है, ये अगर आप ध्यान से देखो ये वाली लेंथ है। तो अगर इस Q वेक्टर को हम, है ना, स्प्लिट करें अलोंग एंड परपेंडिकुलर P, है ना, अगर Q वेक्टर को हम इस तरीके से यहां पर स्प्लिट करें तो हमें एक ये वेक्टर मिलेगा Q वेक्टर, है ना, इधर की साइड। तो मान लो ये है Q1 वेक्टर, ठीक है, और एक मिलेगा परपेंडिकुलर टू P वेक्टर कुछ इस तरीके से, ठीक है, मान लो ये है Q2 वेक्टर। क्लियर हो रही है बात, है कि नहीं। तो ये जो P वेक्टर है उसके अलोंग
और उसके परपेंडिकुलर हमने क्यू वेक्टर को स्प्लिट कर लिया। वो क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि जो आर वेक्टर है उसके पैरेलल ही आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है 90 है ना, तो ये हमारे पास ये दोनों पैरेलल आ जाएंगे, ये 90 है और ये भी हमारे पास 90 है ना, क्योंकि पी वेक्टर के हमने परपेंडिकुलर इसको स्प्लिट किया है। तो यहां पर जो ये वेक्टर है Q2 वेक्टर और ये जो R वेक्टर है ये सेम मैग्नीट्यूड के है कि नहीं? बिल्कुल है। और जो इनकी डायरेक्शन है वो सिर्फ रिवर्स है, ठीक है, सिर्फ रिवर्स है, अदरवाइज ये पैरेलल तो है ही, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो R वेक्टर है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q2 वेक्टर। जो Q2 वेक्टर है उससे अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो वही हमारा R वेक्टर आ जाएगा, रिवर्स वेक्टर हो जाएगा। लास्ट है ना, फर्स्ट क्लास का याद करो। तो यहां पर जो R वेक्टर है ना, वो कैसे निकलेगा? बस Q2 वेक्टर हमें कैलकुलेट कर लेना है और वो तो हमें आता ही है। कैसे? जो Q2 वेक्टर है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ Q वेक्टर परपेंडिकुलर टू P वेक्टर हमें चाहिए, तो कैसे निकाला था? ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो B वेक्टर, तो जिसको भी हम स्प्लिट कर रहे हैं वो लिख दो, ठीक है। तो Q वेक्टर को स्प्लिट कर रहे हैं, ऑल राइट, Q वेक्टर को स्प्लिट कर रहे हैं माइनस ऑफ ये है A डॉट B और है ना जिसके साइड में हम स्प्लिट कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास P वेक्टर डॉट Q वेक्टर और जिसकी डायरेक्शन में कर रहे हैं ना उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और क्या होगा? और A वेक्टर, ठीक है, जिस डायरेक्शन में हमने स्प्लिट किया वो वेक्टर। तो ये तो मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर है, तो बस देख लो यहां से क्या बनेगा, R वेक्टर आ जाएगा माइनस ऑफ Q वेक्टर प्लस P वेक्टर डॉट Q वेक्टर डिवाइडेड बाय P वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और डायरेक्शन क्या है? P वेक्टर। बस यही आपका R वेक्टर है, इतना ही समझना था, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छा है, उसी के बाद ये तो फिर सोल्व करना आसान है, ठीक है। तो हम अब थर्ड लेक्चर पे आ चुके हैं, तो इतना तो ज्योमेट्रिकली आपको साउंड होना पड़ेगा, ठीक है, सोचना होगा। तो यहां पर देख लो कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। यहां पर आई थिंक ये वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, और यहां पर अगर आप देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? P वेक्टर डॉट P वेक्टर, लेकिन यहां पर है मैग्नीट्यूड ऑफ P स्क्वायर, तो आपको पता ही है कि P डॉट है ना P, ये क्या होगा? ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ P स्क्वायर ही होगा। एक प्रॉपर्टी सीखी थी फर्स्ट वाली, है ना, इनफैक्ट शायद फोर्थ वाली थी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा, है ना, इससे घबराने वाली बात नहीं है कि ये मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा दिखता है तो वहां पर आप P डॉट P लिख सकते हो। तो बस इतना ही आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चों आज हमने डिस्कस किया डॉट प्रोडक्ट। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, इसी का दूसरा भाई। तब तक लर्न पे बने रहिए, क्योंकि लर्न पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।